हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल साइंस टेक विपिन सर में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम क्लास 12th के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाला है, जो कि हमारा है गॉस लॉ, गॉस का नियम। और उसका प्रूफ करके भी देखेंगे कि किस प्रकार से हम उसका प्रूफ करते हैं। ये एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 12th के लिए, और आगे के लिए एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। इसके एप्लीकेशंस हैं, अनुप्रयोग हैं, और गॉस लॉ, ये बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से एक प्रश्न यहाँ से लगभग आना निश्चित रहता है। तो इसलिए इस टॉपिक को बहुत बढ़िया तरीके से कवर करें, तैयार करें, ताकि यहाँ से आने वाले प्रश्नों में कोई भी आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि ये लगभग सभी सेट में आने वाले प्रश्न होते हैं। तो इसलिए ये आपके कम से कम 4 नंबर फिक्स करने वाला टॉपिक होगा, गॉस का नियम और इसके एप्लीकेशन। तो दैट्स ऑल, दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर अस। तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो गॉस का नियम है। गॉस का नियम होता क्या है, गॉस का नियम होता क्या है, फिर उसको हम किस तरीके से प्रूव करते हैं, इन सभी के बारे में आज पढ़ेंगे। तो हमारा जो टॉपिक है गॉस का नियम, उसका स्टेटमेंट है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश का n/ε0 गुना होता है। हमारा स्टेटमेंट है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। इसका मतलब ये है कि किसी पृष्ठ से गुजरने वाला, अर्थात किसी पृष्ठ का जो फ्लक्स होता है, किसी बंद पृष्ठ का जो फ्लक्स होता है, किसी बंद पृष्ठ का जो फ्लक्स होता है, उस पृष्ठ के अंदर जितने भी आवेश होते हैं, उन सभी आवेशों का 1/ε0 गुना होता है। ये टॉपिक ऐसा रहेगा, आगे चल के इसके माध्यम से अनंत लंबाई के चालक तार के कारण, इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर, और जो है किसी चार्ज सीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और कोई एक चार्ज स्फीयर होगा उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आदि को हम निकालेंगे। तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ये टॉपिक हमारा। तो इसका जो स्टेटमेंट है यहाँ पर हमने नोट कर दिया है, ताकि आपको किसी भी प्रकार के नोट्स बनाने में कोई दिक्कत ना हो। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। कहने का मतलब है कि यदि हमारे पास एक बंद पृष्ठ है, इसमें एक Q1 आवेश है, एक Q2 आवेश है, एक Q3 आवेश है, Q4 आवेश है। अगर इसका हम फ्लक्स निकालना चाहते हैं, इसका हम फ्लक्स ज्ञात करना चाहते हैं, तो फ्लक्स φE = हमारा हो जाएगा, क्या है, फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध, उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश, कितने आवेश हैं, +Q1 +Q2 +Q3 और +Q4 का 1/ε0 गुना, का 1/ε0 गुना हो सकता है। इस बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि φE इसको हम पूरे का योग को हम समेसन क्यों कह सकते हैं, समेसन क्यों कह सकते हैं, और अपान ε0। तो ये हमारा टॉपिक हो जाएगा। वैद्युत फ्लक्स का स्टेटमेंट हो गया। वैद्युत फ्लक्स φE समेसन ऑफ Q अपान ε0। अब कहीं पर φ = Q अपान ε0 लिखा रहता है, तो इसका मतलब है कि वहाँ उस पृष्ठ से कुल Q आवेश परिबद्ध हैं। समेसन Q लिखा है, इसका मतलब कि कई सारे आवेश थे, जैसे यहाँ पर उसका हमने समेसन करके लिखा है। तो ये टॉपिक, इसका मतलब ये होता है। बाकी कोई यहाँ पर कन्फ्यूजन की बात नहीं है कि समेसन Q लिखा है कि Q लिखा है, ठीक है। तो ये हमारा स्टेटमेंट के आधार पर इसका फार्मूला आ गया। इसी फार्मूले को हम यहाँ पर प्रूव करने का प्रयास करेंगे कि φ = Q अपान ε0 को हम कैसे प्रूव करते हैं। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि माना एक ऐसा बंद पृष्ठ जिसके
जिसमें ओ बिंदु पर क्यू आवेश स्थित है। बिंदु ओ से आर दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पर अगर Q आवेश है, इसके R डिस्टेंस पर अगर हम पॉइंट P लिए हैं, तो इस Q आवेश के लिए, इस पॉइंट P के लिए Q आवेश बिंदु आवेश की तरह कार्य करेगा। और अगर ये बिंदु आवेश की तरह कार्य कर रहा है तो हम यहाँ पर बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला लगा सकते हैं। तो हमारा आ जाएगा =1/4πε0 Q/r²। ये P पॉइंट पर Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। अब अगर हमसे ये पॉजिटिव आवेश है तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर होगी, तो कह सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की जो यहाँ पर दिशा होगी वह OP की दिशा में होगी। OP की दिशा में, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब हम ज्ञात करना चाहते हैं वैद्युत फ्लक्स। वो भी किस पृष्ठ के कारण? DS पृष्ठ के कारण। DS पृष्ठ के कारण जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो मेरा क्या आ जाएगा? वो भी, अब देखिए ये पूरा इसका सरफेस है, और उस सरफेस में हम किसके कारण केवल ज्ञात करना चाहते हैं? DS के कारण। और अगर हम केवल यहाँ पर DS के कारण ज्ञात करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर इतने की बात करेंगे। जो संपूर्ण पृष्ठ का निकालना होगा तब उसका हम यहाँ पर समाकलन कर देंगे। तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा कि DS के कारण जो, अगर हम फ्लक्स को d फाई मान लें तो d फाई इक्वल टू आ जाएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E, और यहाँ पर इसका जो क्षेत्रफल है वो DS, और यहाँ पर कोण थीटा बन रहा है, इसलिए आ जाएगा DS cos थीटा। संपूर्ण फ्लक्स अगर हम चाहते हैं निकालना इस पूरे पृष्ठ के कारण, तो हमारा आ जाएगा d फाई ई, या इसका हम सरफेस इंटीग्रल कर देंगे तो फाई ई बराबर हो जाएगा सरफेस इंटीग्रल EDS cos थीटा। यहाँ पर हमारा ये पॉइंट आ गया है। ठीक है, हम ये हमारा पॉइंट आ गया है यहाँ पर फाई बराबर EDS। हमारा कैमरा बंद हो गया था, इसलिए देखने गए थे कि कैमरा चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अगली बार में बंद हो गया था। तो फाई इक्वल टू EDS cos थीटा। इसके बाद हम निकालना चाहते हैं इसका फ्लक्स कैसे निकालेंगे, तो हमें फाई ई चाहिए, वो भी Q/ε0 के रूप में। तो हम इसको इक्वेशन नंबर 2 मानते हैं, और यहाँ पर आगे हम देखते हैं कैसे हल करेंगे। हम इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 से E की वैल्यू रख देते हैं। जब इसकी वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे तो हमारा आ जाएगा फाई इक्वल टू समेशन S, सरफेस इंटीग्रल है 1/4πε0 Q/r²,
और ये वाला हमारा आ जाएगा ds cos थीटा, ds cos थीटा। फाई ई इक्वल टू हो जाएगा सरफेस इंटीग्रल 1/4 पाई, ये q को यहाँ पर हम ले रहे हैं, q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर मेरा बच गया ds cos थीटा अपान r स्क्वायर। एक होती है घन कोण की परिभाषा, घन कोण से जिस प्रकार से हम कोई हमारे पास वृत्त होता है, कोई हमारे पास वृत्त अगर होता है तो उसके हम केंद्र से उसके चाप की लंबाई निकालते हैं। ये मेरी चाप की लंबाई होती है। कोण बराबर हो जाता है, कोण डी थीटा अगर यहाँ पर होता है, ये डी थीटा है, तो कोण डी थीटा बराबर होता है ds, इसका हम मान लेते हैं चाप की लंबाई, ds अपान r। ये वृत्त के लिए है। लेकिन वृत्त के स्थान पे अगर जो हमें दिया है वो कोई स्फीयर दिया हो, कोई गोला दिया हो, तो गोले के लिए हम क्या निकालेंगे, यहाँ पर ये मान लेते हैं कि हमारा गोला है, इसके केंद्र से एक पॉइंट P है, इस पॉइंट पर हम घन कोण निकालना चाहते हैं। अब आप सोचेंगे कि इसमें क्या अंतर है, तो ये समझ सकते हैं कि ये जो है एक चूड़ी है, चूड़ी जो माता जी पहनती हैं वो वाली चूड़ी, और इसको हम समझ सकते हैं कि एक गेंद है। अब आप समझ गए होंगे कि गेंद और चूड़ी में क्या अंतर होता है। चूड़ी एक वृत्त है, जबकि जो गेंद है वह एक स्फीयर होता है, एक गोला होता है। तो अगर गोले के केंद्र से हम कोई पृष्ठ यहाँ पर काट के निकालते हैं तो हम देखेंगे कि कुछ इस प्रकार से वह वहाँ से निकलेगा। ये यहाँ पर इसको हम मिला देते हैं, ये हो जाएगा। तो यदि इस प्रकार से हम निकालते हैं तो जो एंगल अभी तक हम डी थीटा कहते थे, अब ये घन कोण हो गया, वहाँ से ऐसे कुप्पी की तरह निकलेगा। जैसे ये गोला होता है और गोले के किसी भाग को हम काट करके पूरा अंदर के निकालें तो इस प्रकार कुप्पी के आकार के वहाँ से निकल जाएगा। और इस स्थिति में उस जो गोला होता है उसके अंदर जो कोण बनता है उसको हम बोलते हैं घन कोण, और घन कोण को हम लोग डी ओमेगा या डी ओमेगा, जैसे यहाँ पर थीटा को डी थीटा लिखे हैं, ऐसे यहाँ पर डी ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। अगर ऐसी बात होती है घन कोण के लिए, जिस प्रकार से यहाँ पर बना हुआ है कि ये पॉइंट है, हमने इसके लिए निकालना चाहा है, तो ये हमारा घन कोण बना हुआ, ये हमारा घन कोण है, और इसी को हम लोग कह सकते हैं डी ओमेगा। तो जिस प्रकार से हमने यहाँ पर डी ओमेगा बनाया है, डी ओमेगा बराबर होता है ds अपान r स्क्वायर। यहाँ पर होता है ds अपान r, जो इसका चाप की लंबाई होती है, लेकिन जो यहाँ पर ds है वह इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, जो भी हम भाग काट के निकाले हैं या फिर जिसको हम यहाँ पर निकालना चाहते हैं, तो ये ds अपान r स्क्वायर हो जाता है। अब आप समझेंगे कि cos थीटा यहाँ से कैसे आ गया है। तो आप ये समझिए कि यदि जो हम यहाँ पर निकालने जा रहे हैं वो मेरा गोला तो ऐसे ही है, लेकिन यहाँ पर हम ऐसे निकाल रहे हैं, जबकि जो हमारा ये कटा है हुआ भाग है, इसकी जो दिशा है वो इधर कहीं पर है, ds की दिशा इधर कहीं पर है, और वैद्युत क्षेत्र की दिशा यहाँ पर है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा यहाँ पर है। तो हम आपको बताए हैं कि अगर थीटा पर होता है तो यहाँ पर अब हमारा जो घन कोण आ जाएगा डी ओमेगा इक्वल टू हमारा आ जाएगा ds, साथ में कॉस थीटा भी लग जाएगा, क्योंकि हम इसके इलांग जो घटक आएगा उसको लेंगे। अगर ds एक सदिश राशि है, इसका हम सदिश वियोजन करेंगे तो इसके साथ थीटा है, तो ये वाला घटक आएगा ds कॉस थीटा, और ये वाला मेरा बनेगा ds साइन थीटा। तो हमें कौन सा घटक लेना है, ये वाला वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा में आएगा वो वाला लेना है, तो इसलिए हमने लिया ds कॉस थीटा, और इसकी तरह नीचे r स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमें मिल जाएगा, कह सकते हैं कि ds कॉस थीटा बराबर यहाँ अपान r स्क्वायर बराबर डी ओमेगा हो जाएगा। इस वैल्यू को अगर हम यहाँ पर रख दें तो फाई इक्वल टू आ जाएगा
Q अपान 4πε0, ये वैल्यू हमारी कांस्टेंट है, यहाँ से इसको हमने बाहर निकाल लिया और ये आ गया ds cos थीटा अपान r²। इस फिगर से हम देखें तो ds की दिशा इधर रहेगी, जब इस पृष्ठ के लिए निकालेंगे तो ये वाला इस पर जो मेरा आ जाएगा वह आ जाएगा ds cos थीटा। तो हम किधर लेना है, हमको वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लेना है, क्योंकि हम फ्लक्स निकाल रहे हैं। और फ्लक्स में अगले वाली वीडियो में बताए थे कि जिस दिशा में मेरा वैद्युत क्षेत्र है उसी दिशा में आने वाला क्षेत्रफल सदिश या क्षेत्रफल सदिश के घटक को हम लेंगे। तो इस दिशा में क्षेत्रफल सदिश का मेरा घटक है ds cos थीटा अपान r²। जब ऐसा हम कर देंगे तो इसकी वैल्यू ds cos थीटा अपान r² की वैल्यू होती है d ओमेगा। तो यहाँ पर हम रख देंगे फाई इक्वल टू आ जाएगा q अपान 4πε0 ds cos थीटा को हम समाकल इसको लिख सकते हैं d ओमेगा। अब हम इसको कैसे समझें, जैसे अगर कहीं पर एक वृत्त होता है और वृत्त का इतना भाग थीटा है, अगर इसका हम संपूर्ण भाग निकालते हैं तो इसका समाकलन हमारे पास 2π आता है। उसी प्रकार अगर कोई घनकोण होता है, इसको समझिए 2π मीन्स 180 अंश होता है, तब इसका संपूर्ण कोण निकालेंगे तो एक चक्कर पूरा घूमता है और पूरा घूमने के कारण 180 हो जाता है और 180 को हम 2π कहते हैं। लेकिन अगर वह कोई घन कोण होता है तो घन कोण 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में होता है, तो इसका जो होता है d ओमेगा का अगर हम यहाँ पर निकालेंगे, हम d ओमेगा की वैल्यू का समाकलन करेंगे तो वह हमारा जो आता है वो आता है 4π, वो 4π के बराबर होता है। तो यहाँ पर अगर इस वैल्यू को हम रख दें कि d ओमेगा की जो वैल्यू हमारे पास होती है वो 4π होती है, अगर यहाँ पर ऐसा हम लिख देंगे तो फाई इक्वल टू हो जाएगा q अपान 4πε0 और इंटू 4π। 4π से 4π कैंसिल हो जाएगा तो फाई इक्वल टू हो जाएगा q अपान ε0। ये हमारे पास गॉस के नियम का प्रूफ हो गया। ये गॉस को नियम को हमने प्रूफ कर दिया, फाई बराबर q अपान ε0। अब कहेंगे आप लोग कि सर यहाँ पर समेसन था, आप वाले में समेसन क्यों नहीं आया। तो भाई यहाँ पर देखना ये बात है कि जो यहाँ पर समेसन आता है, समेसन एक आवेश होने पे नहीं आएगा। अगर इसमें कई आवेश होते, जैसे इसके अंदर Q1 Q2 Q3 कई आवेश होते, तब मेरी जो वैल्यू आती वो 5e बराबर आ जाती, तब समेसन लग जाता और अपान ε0 है। तो ये मेरा अब के लिए वैद्युत फ्लक्स आ जाता। तो इस प्रकार से हमने ये जान लिया कि किसी बंद पृष्ठ से का जो फ्लक्स होता है वह उस पृष्ठ से परिबद्ध q आवेश का संपूर्ण आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो ये रहा गॉस के नियम, जिसका हमने स्टेटमेंट और प्रूव करके आपको दिखाया। अगर इसको समझने में, इसके डेरिवेशन को समझने में अगर अब भी आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या आ रही है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, हम आपको आंसर देंगे। बहुत बहुत आपको धन्यवाद कि आपने पूरा वीडियो देखा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, और ताकि हमारा जो होगा उत्साह बढ़े। और अगर आप कोई नए टॉपिक की वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में उसको भी डालिए, हम उसके पर भी वीडियो बनाएंगे ताकि आपकी जो भी समस्याएं हों ख़त्म हो जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको वीडियो देखने के लिए। अब अगला जो टॉपिक हमारा आएगा वो होगा गॉस के नियम के अनुप्रयोग, कहाँ कहाँ पर इसका अनुप्रयोग करते हैं। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ। और अब चलते हैं, विदा लेते हैं। नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद आपको हमारी वीडियो देखने के लिए। सी यू।